विराटगढ़ राज्य में उस हवेली का नाम लेते ही लोग धीरे बोलने लगते थे। राजमहल से दूर पहाड़ी पर बनी वो काली हवेली पिछले 7 सालों से बंद पड़ी थी। उसकी खिड़कियों पर लोहे की मोटी जालियां लगी थी। मुख्य द्वार पर हमेशा 4 सैनिक पहरा देते थे। और सबसे अजीब बात, हर अमावस्या की रात उस हवेली के भीतर से किसी लड़की के चीखने की आवाज आती थी, लेकिन कोई कभी भीतर नहीं गया। लोग कहते थे राजा ने अपनी ही बेटी को वहां कैद कर रखा है। कुछ कहते वो पागल हो चुकी है, कुछ कहते उसके भीतर कोई दुष्ट आत्मा है, और कुछ बूढ़े लोग फुसफुसा कर कहते वो लड़की इंसान नहीं रही। लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। उस रात भी पूरे राज्य में तेज बारिश हो रही थी। बिजली बार बार आसमान चीर रही थी। महल के भीतर राजा भानु प्रताप बेचैनी से इधर उधर घूम रहे थे। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे। 7 सालों में वो बूढ़े लगने लगे थे। महामंत्री धीरे धीरे भीतर आए। महाराज राजा तुरंत उनकी तरफ मुड़े। आज फिर आवाज आई। महामंत्री ने नजरें झुका ली। जी राजा के हाथ कांप गए। उन्होंने दोनों आंखें बंद कर ली, जैसे वो आवाज अब भी उनके कानों में गूंज रही हो। कुछ पल बाद उन्होंने भारी स्वर में पूछा, वैद्य क्या कहता है? महामंत्री चुप रहे। राजा गरज उठे, बोलो। वैद्य कहता है अब उसे ज्यादा समय तक बंद रखना संभव नहीं होगा। कमरे में सन्नाटा फैल गया। बाहर बिजली कड़की। राजा धीरे धीरे सिंहासन पर बैठ गए। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। अगर वो बाहर आ गई तो सब खत्म हो जाएगा। उसी समय महल के बाहर अचानक घोड़ों की आवाज गूंजी। एक सैनिक दौड़ता हुआ भीतर आया। महाराज, क्या हुआ? सैनिक की सांसें तेज चल रही थीं। काली हवेली का मुख्य ताला अपने आप खुल गया है। राजा का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। महामंत्री के हाथ कांपने लगे। नहीं, राजा तुरंत खड़े हो गए। सैनिक तैयार करो। कुछ ही देर में पूरा काफिला मशाले लेकर काली हवेली की तरफ बढ़ने लगा। बारिश अब भी लगातार हो रही थी। पहाड़ी का रास्ता कीचड़ से भर चुका था। हवा इतनी तेज थी कि मशालें बार बार बुझ रही थी। जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचे, सभी के कदम रुक गए। शाल लोहे का ताला सचमुच टूटा हुआ जमीन पर पड़ा था। मुख्य दरवाजा आधा खुला था और भीतर पूरा अंधेरा। राजा की सांसें भारी होने लगी। उन्होंने धीरे से कहा, कोई अंदर जाएगा नहीं। लेकिन तभी हवेली के भीतर से कदमों की आवाज सुनाई दी। टक टक टक। सभी सैनिक डरकर पीछे हट गए। राजा की आंखें दरवाजे पर जम गईं और अगले ही पल अंधेरे से एक लड़की बाहर आई। पूरा वातावरण एकदम शांत हो गया। उसकी उम्र मुश्किल से 23-24 साल लग रही थी। लंबे काले बाल कमर तक भीगे हुए लटक रहे थे। सफेद वस्त्र बारिश में भीग चुके थे और चेहरा इतना सुंदर कि कुछ पल सैनिक उसे देखते ही रह गए। लेकिन फिर उनकी आंखें उसके हाथों पर गईं। पूरे हाथों पर लोहे की पुरानी जंजीरों के निशान थे। लड़की धीरे धीरे बारिश में आगे बढ़ी। उसकी आंखें बिल्कुल शांत थीं। ना गुस्सा, ना डर, ना पागलपन। राजा भानु प्रताप का शरीर कांपने लगा। उनके होंठ अपने आप हिले। चंद्रिका लड़की रुक गई। 7 साल बाद पहली बार उसने अपने पिता को देखा था। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर चंद्रिका के होठों पर हल्की मुस्कान आई। पिताजी। उसकी आवाज बिल्कुल सामान्य थी। यही बात सबसे ज्यादा डरावनी थी। राजा एक कदम पीछे हट गए। महामंत्री कांपते हुए बोले, महाराज, इसे वापस भीतर बंद करवाइए। लेकिन राजा चुप थे। उनकी आंखों में सिर्फ डर था। चंद्रिका धीरे धीरे आगे बढ़ी। बारिश उसके चेहरे पर गिर रही थी। 7 साल हो गए, उसने शांत स्वर में कहा। अब भी मुझसे डरते हैं आप? अचानक पीछे खड़ा एक सैनिक चिल्लाया, इसके पास मत जाइए। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। चंद्रिका की नजर कुछ पल के लिए उस सैनिक पर गई और अगले ही पल सैनिक जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से खून निकलने लगा। पूरा काफिला चीख उठा। राजा का गला सूख गया। चंद्रिका तुरंत पीछे हट गई।
उसकी आंखों में पहली बार घबराहट दिखाई दी। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन अब सैनिक तलवारें निकाल चुके थे। महामंत्री चीखे, मैंने कहा था महाराज, ये लड़की नहीं है। चंद्रिका की सांसें तेज होने लगी। वो लगातार सिर हिलाने लगी। मैं राक्षस नहीं हूं। लेकिन उसी समय उसके पीछे खड़ी हवेली की सारी खिड़कियां अपने आप खुल गई। धड़ाम, भीतर से ऐसी चीखें गूंजी जैसे दर्जनों लोग एक साथ रो रहे हों। और फिर पूरे राज्य की बिजली एक साथ बुझ गई। पूरे राज्य की बिजली एक साथ बुझ गई। अंधेरा इतना गहरा कि कुछ पल किसी को अपने हाथ तक दिखाई नहीं दिए। सैनिकों में अफरा तफरी मच गई। मशाल जलाओ, पीछे हटो। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। हवेली के भीतर से आती चीखें अब और साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई बंद कमरों में तड़प रहा हो। राजा भानु प्रताप का शरीर कांप रहा था। उनकी नजर सिर्फ चंद्रिका पर थी। अंधेरे में भी उसकी आंखें हल्की चमक रही थी। चंद्रिका खुद घबराई हुई लग रही थी। वो बार बार अपने हाथों को देख रही थी। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन जमीन पर पड़ा सैनिक दर्द से तड़प रहा था। उसके मुंह से लगातार खून निकल रहा था। महामंत्री चीख पड़े, इसे अभी मार देना चाहिए महाराज। सैनिकों ने तुरंत तलवारें तान दी। चंद्रिका एकदम पीछे हट गई। नहीं, उसकी आवाज पूरे पहाड़ पर गूंज गई और अगले ही पल हवा अचानक इतनी तेज चलने लगी कि कई सैनिक गिर पड़े। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। राजा डरकर चिल्लाए, तलवार नीचे करो। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। सिर्फ बारिश की आवाज। चंद्रिका की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने सच में कुछ नहीं किया पिताजी। राजा के चेहरे पर दर्द उभर आया। 7 साल पहले की यादें उनके भीतर घूमने लगी। तब चंद्रिका सिर्फ 16 साल की थी। पूरे राज्य की सबसे चंचल लड़की, महल में हर समय हंसती रहती। लेकिन फिर एक रात सब बदल गया। महल के नौकर एक एक करके मरने लगे। जिसने भी चंद्रिका को गुस्से में देखा, उसके साथ कुछ भयानक हो जाता। और सबसे डरावनी बात, चंद्रिका को खुद पता नहीं चलता था। उस रात भी महामंत्री का बेटा अचानक खून उगलते हुए मर गया था। और मरने से ठीक पहले उसने कांपते हुए और सिर्फ एक बात कही थी। राजकुमारी की आंखें बदल गई थी। उस दिन राजवैद्य ने राजा से कहा था, या तो इसे बंद कर दीजिए या पूरा राज्य मर जाएगा। राजा ने कांपते दिल से अपनी बेटी को उस हवेली में कैद करवा दिया था। 7 साल, पूरे 7 साल। चंद्रिका अचानक बोली, आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की मेरे साथ क्या हुआ था? राजा चुप रहे, क्योंकि सच यही था। उन्होंने डर में फैसला लिया था। उसी समय हवेली के भीतर से अचानक जोरदार आवाज आई, धड़ाम, जैसे कोई भारी चीज गिरी हो। सभी डरकर पीछे हट गए। फिर धीरे धीरे हवेली के भीतर से काले धुएं जैसा कुछ बाहर आने लगा। महामंत्री कांप उठे। वो फिर जाग गया। राजा ने तुरंत उनकी तरफ देखा। कौन जाग गया? महामंत्री का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उन्होंने धीरे से कहा, जिसके कारण राजकुमारी बदली। चंद्रिका की सांसें अचानक तेज हो गईं। वो सिर पकड़कर नीचे बैठ गई। नहीं, उसकी आंखों में दर्द उतर आया। उसे बाहर मत आने दो। लेकिन अब देर हो चुकी थी। काला धुआं धीरे धीरे हवेली के दरवाजे से बाहर फैलने लगा। बारिश की बूंदें उसके पास जाते ही गायब हो रही थी। और फिर उस धुएं के भीतर 2 लाल आंखें खुली। पूरा काफिला डर से पीछे हट गया। सैनिकों के हाथ कांपने लगे। महामंत्री लगभग रो पड़े। महाराज, मैंने कहा था ना, वो लड़की अकेली नहीं थी उस हवेली में। राजा का गला सूख गया। सच क्या है? महामंत्री कांपते हुए बोले। 7 साल पहले राजकुमारी महल के नीचे बने पुराने तहखाने में चली गई थी। चंद्रिका ने तुरंत सिर उठाया। उसकी आंखों में भय था। मत बताइए। लेकिन महामंत्री रुक नहीं पाए। वहां एक प्राचीन कमरा बंद था, जहां वर्षों पहले एक अंधेरी शक्ति को कैद किया गया था। राजा की सांस रुक गई। उन्हें पहली बार यह बात पता चल रही थी। महामंत्री बोले, राजकुमारी ने गलती से वो ताला खोल दिया। उसी समय काले धुएं के भीतर से
भारी आवाज गूंजी, गलती नहीं। पूरा पहाड़ कांप उठा। मुक्ति सैनिक चीख पड़े। चंद्रिका दोनों कान पकड़कर रोने लगी। चुप हो जाओ। लेकिन वो आवाज और भारी हो गई। 7 साल तक मैं उसके भीतर बंद रहा। राजा अविश्वास से अपनी बेटी को देखने लगे। काला धुआं धीरे धीरे चंद्रिका के पीछे आकर रुक गया और अगले ही पल चंद्रिका की आंखें बदलने लगी। उनमें हल्की लाल चमक उतर आई। चंद्रिका की आंखों में हल्की लाल चमक उतर आई। पूरा पहाड़ जैसे ठंडा पड़ गया। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन काले धुएं के आसपास गिरते ही बूंदें गायब हो जाती थी। सैनिक डरकर लगातार पीछे हट रहे थे। राजा भानु प्रताप का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उनकी अपनी बेटी अब उन्हें पहचान में नहीं आ रही थी। चंद्रिका दोनों हाथों से सिर पकड़कर दर्द में चीख उठी, नहीं, बाहर मत आओ। लेकिन उसी समय उसके पीछे खड़ा काला धुआं धीरे धीरे उसके शरीर के भीतर समाने लगा। महामंत्री कांपते हुए बोले, महाराज, अभी इसे खत्म कर दीजिए। उन्होंने सैनिकों की तरफ देखा। तीर चलाओ। लेकिन कोई सैनिक आगे नहीं बढ़ा। सबकी आंखों में भय था। राजा गरजे, मैंने कहा तीर चलाओ। आखिर एक सैनिक कांपते हाथों से धनुष उठाकर आगे बढ़ा। उसने निशाना चंद्रिका पर लगाया। चंद्रिका ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, अचानक सैनिक हवा में उछलकर दूर जा गिरा। उसकी गर्दन अस्वाभाविक तरीके से मुड़ चुकी थी। पूरा काफिला दहशत में चीख उठा। राजा एक कदम पीछे हट गए। चंद्रिका की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब उसकी आवाज 2 लोगों जैसी लग रही थी, एक उसकी और दूसरी बहुत भारी। मैंने कहा था मुझे अकेला छोड़ दो। उसी समय काले बादलों के बीच बिजली कड़की और पहली बार राजा ने अपनी बेटी के पीछे एक विशाल परछाई देखी, मानो कोई लंबा काला आदमी उसके पीछे खड़ा हो। महामंत्री लगभग रो पड़े। वो उसके भीतर पूरी तरह जाग चुका है। राजा ने कांपते स्वर में पूछा, कौन है वो? महामंत्री की आंखें डर से फैली हुई थी। सदियों पहले इस पहाड़ी पर एक तांत्रिक रहता था। उसने मौत को हराने के लिए काली शक्तियों की साधना शुरू की। बारिश और तेज हो गई। महामंत्री बोलते गए, लेकिन उसकी साधना गलत हो गई। उसकी आत्मा शरीर छोड़ने के बाद भी खत्म नहीं हुई। राजा की सांसें भारी हो गईं और वो आत्मा, महामंत्री ने कांपती उंगली चंद्रिका की तरफ उठाई, राजकुमारी के भीतर चली गई। चंद्रिका दर्द से चीख पड़ी, झूठ। लेकिन उसी समय उसकी आवाज बदल गई, भारी, खतरनाक, सच। पूरा वातावरण कांप उठा। चंद्रिका का शरीर धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगा। सैनिक डरकर भागने लगे। राजा अवाक खड़े रह गए। उनकी आंखों के सामने उनकी बेटी हवा में तैर रही थी। उसके बाल हवा में बिखर चुके थे, आंखें पूरी लाल, और पीछे वही विशाल काली परछाई। अचानक चंद्रिका की नजर सीधे राजा पर गई। कुछ सेकंड के लिए उसकी आंखों में फिर वही पुरानी चंद्रिका दिखाई दी, डरी हुई, टूटी हुई। पिताजी, उसकी आवाज कांप रही थी, मुझे बचा लीजिए। राजा का दिल टूट गया। 7 सालों में पहली बार उन्होंने अपनी बेटी का दर्द देखा। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़े। महामंत्री चीखे, महाराज नहीं। लेकिन राजा रुक नहीं पाए। उन्होंने रोते हुए चंद्रिका का हाथ पकड़ लिया और अगले ही पल पूरा पहाड़ जोर से कांप उठा। काली हवेली की सारी खिड़कियां एक साथ टूट गईं। धड़ाम। चंद्रिका दर्द से चीख उठी। उसके पीछे खड़ी काली परछाई अचानक अलग होने लगी, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। राजा पूरी ताकत से अपनी बेटी का हाथ पकड़े रहे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने तुझे 7 साल अकेला छोड़ दिया, अब नहीं छोड़ूंगा। चंद्रिका जोर जोर से कांप रही थी। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। पूरे वातावरण में भयानक चीखें गूंजने लगी। महामंत्री डरकर पीछे हट गए और तभी राजा जोर से गरजे, ये मेरी बेटी है। उनकी आवाज पूरे पहाड़ पर गूंज गई। अगले ही पल चंद्रिका के माथे पर पहना पुराना ताबीज चमकने लगा। महामंत्री की आंखें फैल गईं। रानी माँ का ताबीज। राजा भी चौंक गए। उन्हें याद आया, मरने से पहले रानी ने
यही ताबीज चंद्रिका को पहनाया था। ताबीज की रोशनी अचानक तेज हो गई और फिर काली परछाई दर्द से चीख उठी। पूरा पहाड़ उस आवाज से कांप गया। कुछ ही क्षणों में काला धुआं चंद्रिका के शरीर से पूरी तरह बाहर निकल आया। अब वो हवेली के ऊपर हवा में तैर रहा था, विशाल, भयानक, लाल आंखों वाला। सैनिक डर से जमीन पर गिर पड़े, लेकिन उसी समय चंद्रिका अचानक बेहोश होकर राजा की बाहों में गिर गई। ताबीज की रोशनी और तेज हो चुकी थी। काली परछाई पीछे हटने लगी। उसकी चीखें पूरे राज्य में गूंज रही थीं। फिर एक जोरदार बिजली हवेली पर गिरी। धड़ाम, पूरी काली हवेली आग में घिर गई और उसी आग के भीतर वो काली परछाई धीरे धीरे जलने लगी। उसकी आखिरी चीख इतनी भयानक थी कि कई सैनिक बेहोश हो गए। फिर सब शांत हो गया। बारिश रुक गई, हवा रुक गई और सिर्फ जलती हवेली की आवाज बची। जलती हुई काली हवेली की लपटें पूरे पहाड़ को लाल कर रही थी। सैनिक दूर खड़े कांप रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी पास जाने की। हवा में अब भी जले हुए धुएं की गंध फैली थी। राजा भानु प्रताप जमीन पर बैठे थे। उनकी बाहों में बेहोश पड़ी थी चंद्रिका। 7 साल बाद पहली बार उन्होंने अपनी बेटी को इतने करीब से देखा था। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, वैसा ही जैसा बचपन में हुआ करता था। राजा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मुझे माफ कर दे बेटी। महामंत्री धीरे धीरे उनके पास आए। उनके चेहरे पर अब भी भय था। महाराज, हमें यहां से चलना चाहिए। राजा ने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी नजर सिर्फ चंद्रिका पर थी। उसी समय चंद्रिका की उंगलियां हल्का सा हिली। राजा तुरंत झुक गए। चंद्रिका। धीरे धीरे उसकी आंखें खुली। अब उनमें लाल चमक नहीं थी, सिर्फ थकान और बहुत गहरा दर्द। कुछ पल तक वो अपने पिता को देखती रही, फिर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। पिताजी, राजा टूट गए। उन्होंने तुरंत उसे सीने से लगा लिया। अब कुछ नहीं होगा। अब मैं तुझे कहीं बंद नहीं करूंगा। पूरे पहाड़ पर सन्नाटा फैल गया। सैनिक एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि 7 सालों में पहली बार उन्होंने अपने राजा को रोते देखा था। कुछ देर बाद चंद्रिका ने कमजोर आवाज में पूछा, वो खत्म हो गया? राजा जवाब दे पाते उससे पहले पीछे से भारी आवाज आई। नहीं, सभी तुरंत पलटे। महामंत्री का चेहरा सफेद पड़ गया। जलती हवेली के सामने एक बूढ़ा साधु खड़ा था, लंबी सफेद जटाएं, हाथ में त्रिशूल और आंखें इतनी शांत कि उन्हें देखकर डर और बढ़ जाए। राजा तुरंत खड़े हो गए। आप कौन है? साधु धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी नजर सीधे चंद्रिका पर थी। जिसे तुम लोगों ने 7 साल तक कैद रखा, वो श्रापित नहीं थी। महामंत्री घबरा कर बोले, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा। साधु ने हाथ उठाकर उन्हें चुप करा दिया। फिर उसने चंद्रिका के माथे पर चमकते ताबीज को देखा और हल्का मुस्कुराया। रानी ने मरने से पहले सही निर्णय लिया था। राजा चौंक गए। आप मेरी रानी को जानते थे? साधु ने धीरे धीरे सिर हिलाया, क्योंकि वही मुझे यहां बुलाकर लाई थी। बारिश पूरी तरह रुक चुकी थी। जलती हवेली की रोशनी में साधु का चेहरा अजीब लग रहा था। वो बोला, जिस शक्ति ने इस लड़की को पकड़ा था, वो इसे मारना नहीं चाहती थी। राजा की आंखें सिकुड़ गई। फिर क्या चाहती थी? साधु की आवाज भारी हो गई। इस शरीर का उपयोग। चंद्रिका कांप उठी। उसे अचानक पिछले 7 सालों की बातें याद आने लगी। हर रात वो आवाज उसके कानों में फुसफुसाती थी। एक दिन मैं पूरी तरह जाग जाऊंगा। साधु बोला, अगर रानी ये ताबीज ना पहनाती तो 7 साल पहले ही वो शक्ति पूरी तरह इसके शरीर पर कब्जा कर लेती। महामंत्री के हाथ कांपने लगे। तो अब सब खत्म हो गया ना? कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर साधु ने जलती हवेली की तरफ देखा। नहीं, उसी समय हवेली की आग अचानक और भड़क उठी। धड़ाम, ऊपरी हिस्सा टूटकर नीचे गिर पड़ा और अगले ही पल सभी के चेहरों का रंग उड़ गया, क्योंकि आग के बीच 2 लाल आंखें फिर दिखाई दी। महामंत्री चीख पड़े, वो जिंदा है। सैनिक पीछे भागने लगे। राजा ने तुरंत चंद्रिका को अपने पीछे कर लिया।
लेकिन साधु बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसने त्रिशूल जमीन पर मारा, ठक, पूरे पहाड़ पर कंपन हुआ। फिर उसने धीरे से कहा, अब निर्णय इसका होगा। राजा समझ नहीं पाए, किसका? साधु ने चंद्रिका की तरफ देखा, जिसे उसने 7 साल तक कैद रखा, उसी का। चंद्रिका कांप उठी। मैं साधु धीरे धीरे उसके सामने आया। डर हमेशा शक्ति को बढ़ाता है, और आज पहली बार तू उससे डर नहीं रही। चंद्रिका की सांसें भारी हो गई। उसने जलती हवेली की तरफ देखा। आग के भीतर वही काली परछाई चीख रही थी, लेकिन इस बार उसे देखकर चंद्रिका पीछे नहीं हटी। उसकी आंखों में धीरे धीरे साहस उतरने लगा। साधु बोला, जिस दिन तू खुद को राक्षस मानना बंद कर देगी, उसी दिन वो शक्ति खत्म हो जाएगी। कुछ पल तक चंद्रिका स्थिर खड़ी रही, फिर धीरे धीरे उसने अपने गले का ताबीज उतारा। राजा घबरा गए। नहीं, लेकिन चंद्रिका अब शांत थी। वो जलती हवेली की तरफ बढ़ने लगी। सैनिक डरकर रास्ते से हट गए। महामंत्री कांपते हुए बोले, राजकुमारी। चंद्रिका आग के बिल्कुल सामने जाकर रुक गई। आग के भीतर वो काली परछाई दर्द से फुफकार रही थी। तू मेरे बिना कुछ नहीं। लेकिन इस बार चंद्रिका नहीं डरी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर डर नहीं। उसने धीरे से कहा, तू 7 साल मेरे भीतर रहा, लेकिन मेरी आत्मा को नहीं तोड़ पाया। अचानक ताबीज उसके हाथ में चमक उठा। पूरे पहाड़ पर तेज सफेद रोशनी फैल गई। काली परछाई चीख उठी। नहीं, लेकिन चंद्रिका की आवाज अब और मजबूत हो चुकी थी। अब तू अकेला है। अगले ही पल ताबीज से निकली रोशनी सीधे उस काली परछाई से टकराई। धड़ाम। पूरी हवेली जोर से कांपी, और फिर कुछ ही क्षणों में वो परछाई जलने लगी। उसकी चीखें धीरे धीरे कमजोर होती गईं। फिर सब खत्म। पूरा पहाड़ शांत हो गया। हवेली की आग धीरे धीरे बुझने लगी, और पहली बार 7 साल बाद चंद्रिका के चेहरे पर सुकून दिखाई दिया। कुछ महीनों बाद राजा भानु प्रताप ने उस काली हवेली को हमेशा के लिए तुड़वा दिया। चंद्रिका फिर महल लौट आई, लेकिन अब वो पहले जैसी राजकुमारी नहीं रही थी। वो अक्सर उन लोगों से मिलने जाती जिन्हें समाज डर या बीमारी के कारण कैद कर देता था, क्योंकि वो जान चुकी थी सबसे भयानक कैद लोहे की नहीं होती, डर की होती है।